हेलो एंड वेलकम टू कौसर क्लासेस। दिस इज़ वरिंदर कौर और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 के एनआईओएस के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को करने के बाद डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम में 100% पास हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लेटेस्ट सिलेबस से लिए गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को करके ज़रूर जाइएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ हम आपका पेपर पैटर्न भी देखेंगे, क्योंकि 2023 में एनओएस ने सिलेबस को चेंज किया था। तो ये जो वीडियो है, ये जो पीडीएफ क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये आपके लेटेस्ट सिलेबस से रिलेटेड है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, जैसा भी पेपर पैटर्न आपको बताया जाएगा, वो सारा लेटेस्ट होगा। सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। और अगर आप भी पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप 2023 से पहले के जो पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस मत कीजिएगा, क्योंकि 2023 में सिलेबस जो है एनआईओएस ने चेंज कर दिया था। तो हमारी ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चंस रेडी किए हैं, और साथ ही साथ पेपर का पैटर्न भी जो है वो आपको लेटेस्ट ही देखने को मिलेगा। सो वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। पहले हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम पेपर पैटर्न भी देखेंगे कि किस तरह का पेपर पैटर्न आपके एग्जामिनेशन में, आपके बोर्ड में आपके सामने आने वाला है। सो आइए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के साथ। बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिसमें से आपको एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उन चारों में से कोई एक आंसर आपका सही होता है और ये 1 मार्कर आते हैं एग्जाम में। ओके, तो बहुविकल्पीय यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके पुस्तक में से, आपके पाठ पुस्तक जो है उसमें से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, भरत का भातृप्रेम में भरत सबसे अधिक दोषी मानते हैं, यानी कि अपने भाई के प्रति भरत का जो प्रेम है तो उसमें वो सबसे अधिक ज़्यादा दोषी किसे मानते हैं? स्वयं को, कैकेयी को, स्वयं के भाग्य को, या दशरथ को? तो इसका सही आंसर है स्वयं को, यानी कि वो खुद को दोषी मानते हैं। दूसरा है, कुटुज पाठ में से, कुटुज पाठ में कुटुज की तुलना किससे की गई है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, तुलसी से, राजा जनक से, सूरदास से, या यक्ष से। तो सही आंसर है राजा जनक से। तीसरा क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान से चैप्टर से आपसे लिया गया है, जिसमें पूछा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, पाठ की शैली क्या है? इसमें है समरण, रेखा चित्र, निबंध या आत्मकथा। तो ये रेखा चित्र है। चौथा क्वेश्चन जो है वो अंडमान डायरी में काला पानी का क्या अर्थ है? यानी अंडमान निकोबार वाला जो आपका चैप्टर है, आपका जो पार्ट है, उसमें से इस क्वेश्चन को लिया गया है, जिसमें काला पानी का अर्थ क्या बताया गया है? समुद्र का पानी, जेल का नाम, अंधकार में जीवन, या फिर लौटने की उम्मीद ना होना। तो इसका सही उत्तर जो है वो है लौटने की उम्मीद ना होना। 5वां प्रश्न मीरा के पद में से लिया गया है। मीरा के पद जो आपकी कविता है उसमें से लिया गया है कि मीरा के पद में मीरा ने श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या त्यागा? धन संपत्ति, समाज, परिवार, या उपयुक्त सभी कुछ? तो मीरा ने सब कुछ त्याग दिया था। 6 क्वेश्चन है, भेड़िए कविता में भेड़िया प्रतीक है। भेड़िए कविता जो है आपके पाठ पुस्तक में, उसमें भेड़िया किस चीज का प्रतीक है? शोषक वर्ग का, शोषित वर्ग का, हिंसा का, या साहस का? तो इसका सही उत्तर है शोषक वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त परिवार कविता में कवि अतिथि के लौटने से क्यों दुखी है? अतिथि परिचित था, आवभगत नहीं कर सका, घर बंद था, या अतिथि ने उपहार नहीं दिया? तो इसका सही आंसर है आवभगत नहीं कर सका। प्रश्न नंबर 8 है, परशुराम के उपदेश में चट्टानों की छाती से दूध निकालो का क्या अर्थ है? तो दूध निकालने का मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है कि दूध निकालना, परशुराम के उपदेश था चट्टानों की छाती से दूध निकालो, उसका मतलब क्या है? अमृत निकालो, कठिन परिस्थितियों में सफलता, जल निकालना, या पर्वत तोड़ना? तो इसका सही उत्तर है कठिन परिस्थितियों में सफलता। प्रश्न नंबर 9 है, पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ पाठ में वृद्धों की स्थिति कैसी है? सम्मानित, उपेक्षित, शक्तिशाली, या स्वतंत्र? तो इसका सही उत्तर है इस पाठ में उपेक्षित। प्रश्न नंबर 10 है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में गोपाल प्रसाद का दृष्टिकोण कैसा था, कैसा है? यानी प्रगतिशील है, रूढ़िवादी है, सहानुभूति पूर्ण है, या आधुनिक है? तो सही जवाब है रूढ़िवादी। प्रश्न नंबर 11 यहाँ पर देख लेते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान से दोबारा से आपका ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पाठ में उनकी हंसी की विशेषता नहीं है, संक्रामक, सरल, साधारण, या रहस्यमयी? तो इसका सही उत्तर है रहस्यमयी। कुटुज पाठ में से फिर से आपसे 12 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कुटुज पाठ में लेखक ने किस वृक्ष को बड़बागी कहा है?
आम को, नीम को, कुटुज को या पीपल को। तो कुटुज का पाठ का है नाम, तो कुटुज के ही जो है इसका सही उत्तर जो है वो है कुटुज। कुटुज को ही यहाँ पर वडभागी कहा गया है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शे कविता में किस बात पर चिंता व्यक्त की गई है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है शिक्षा, पर्यावरण, राजनीति या तकनीक। तो इसका सही उत्तर है पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है अंडमान डायरी से कि अंडमान डायरी में कालकोठरी का उपयोग किस लिए होता है। विश्राम के लिए, फांसी से पहले, पुरस्कार के लिए, चिकित्सा के लिए। तो सही उत्तर रहेगा आपका फांसी के लिए। देखिए यहाँ पर दे रखा है सही उत्तर फांसी से पहले। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान में पाठ में उनकी मृत्यु का वर्णन किस रूप में किया गया है। वीरगति, दुर्घटना, बीमारी या वृद्धावस्था। तो इसका सही उत्तर है वीरगति। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, मीरा के पद में मीरा का भक्ति भाव किस प्रकार का है, यानी मीरा किस तरह से भक्ति कर रही है, उसका भाव क्या है। तो वो दास्य है, सख्य है या वात्सल्य है या शांत है। तो उसका सही उत्तर है वो सख्य भाव से मीरा जो है वो भक्ति भाव कर रही है। प्रश्न नंबर 17 है, सूरदास के पद में कौन सा अलंकार प्रमुख है। उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास या उपमा। तो इसका सही उत्तर है उत्प्रेक्षा। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है कि चीफ की दावत पाठ में शामनाथ किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। चीफ की दावत इस पाठ में से ये प्रश्न आपका लिया गया है, जिसमें शामनाथ किस वर्ग यानी कौन सी कैटेगरी वालों का वो मतलब प्रतिनिधित्व करता है। उच्च वर्ग का, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग या श्रमिक वर्ग। तो सही उत्तर है आपका मध्यम वर्ग का। फिर से अगला प्रश्न जो है वो आपका अंडमान डायरी से लिया गया कि लेखक को जेल देखकर क्या अनुभव हुआ। गर्व का, भय का, पीड़ा का या आशा का। तो सही उत्तर है उसे पीड़ा का अनुभव हुआ कि वो कहाँ पर आ गया है। अगला प्रश्न फिर आपका कुटुज चैप्टर से लिया गया है। प्रश्न नंबर 20 है कि कुटुज पाठ में लेखक किस दृष्टिकोण की वकालत करता है। भोगवाद, वैराग्य, स्वार्थ या विलासता। तो कुटुज पाठ में लेखक जीवन के दृष्टिकोण की, वैराग्य दृष्टिकोण की वकालत करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 20 तक तो प्रश्न नंबर 20 तक तो आपके जो थे वो MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब प्रश्न नंबर संख्या 26 से 34 तक आप ही की पाठ पुस्तक में से जो बड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 4-4 अंक के, वो और इसी में से ही आपकी व्याकरण में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप एक बार ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 26 है, काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें। तो काव्यांश का आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। नीचे आपको काव्यांश दे रखा है, आपको ये देखना है कि ये कविता जो है, ये जो पंक्तियां हैं, ये कौन सी कविता से ली गई हैं। यहाँ पर आपको राइटर का नाम भी बताना है और पंक्तियों में क्या पूछा जा रहा है उसकी आपको व्याख्या भी करनी है। तो यहाँ पर देखिए जैसे लिख रहा है, शोभित कर नवनीत हुए घुटू चरण रेद्र मतन पंडित। ठीक है, तो ये इसका आपको उत्तर बताना है। आपको ये पूरी पंक्ति को पढ़ना है और उसके बाद उसका उत्तर बताना है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या कर रखी है, जो भी कृष्ण भगवान के बारे में, उनकी चंचलता के बारे में, उनके वो किस तरह से घुटने के बल चल रहे हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, ठीक है, उनका फेस कैसा है, उनके माथे की रौनक कैसी है, उनके माथे पे तिलक लगा हुआ है, ठीक है, तो उनकी जो लटें हैं वो मधुमक्खी को आकर्षित कर रही हैं। तो इस पूरी जो आप देख रहे हैं, इस पूरी लाइन के अंदर, इस पूरी पंक्ति के अंदर जो है वो सारा जो है कृष्ण भगवान की महिमा की गई है, उनके सौंदर्य की महिमा की गई है। तो आपको ये काव्यांश पढ़ना है और इसका उत्तर इस तरह से देना है। तो ये एग्जाम्पल है, इस तरह के किसी भी आपकी पाठ की कविता में से आपके लिए काव्यांश जो है वो लिया जा सकता है। तो आप सारी ही कविताओं को अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि और उनके राइटर्स के नाम भी जरूर पढ़ लीजिएगा। आइए अगर प्रश्न नंबर 27 में देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से आपको क्या है कि 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो पहला है कि संयुक्त परिवार कविता में कवि अतिथि के लौटने से क्यों बेचैन हो उठता है। ओके, तो कवि के घर पर एक पर्ची लगी थी कि घर पर नहीं है, जिसमें अतिथि ने बिना मिले लौट गया। तो इस तरह से मतलब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आप सारे ही चैप्टर्स की रीडिंग अच्छे से कर लीजिएगा। आपको बस यहाँ पे शब्दावली देख लेनी है कि किस तरह की शब्दावली जो है वो उत्तर में आपने जो उत्तर जब आपने किताब में अपनी आंसर शीट में लिखना है, तो किस तरह की शब्दावली का आपको प्रयोग करना है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है
कि ये देख लेना कि जितने नंबर का आपका प्रश्न है उतनी ही लाइंस में आपको इसका आंसर देना है। तो हमारे ये जो स्क्रीन पर आज शो हो रहा है तो इसमें आपको पता लग रहा होगा कि ये कितने मतलब अगर ये 2 या 3 लाइनों का मतलब उत्तर है, यानी 50 से 60 शब्दों में है, 20 से 25 शब्दों में है, तो जितने अंक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको उसी अंक में ही उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं कविता में जो है कविता में कवि स्मृतियों के द्वंद्व के से मुक्ति क्यों चाहता है। तो इसका आंसर भी देखिए लिख रखा है कि कवि को बीते सुखद पलों की स्मृति वर्तमान दुख से जोड़कर व्यवस्थित करती है। वह चाहता है कि स्मृतियां उसे ना सताएं, वह वर्तमान में जी सके, तो यह द्वंद्व मानसिक अशांति का कारण बनता है। प्रश्न नंबर 3 है, परशुराम के उपदेश में दिनकर जी की भाषागत की विशेषताएं यहाँ पर आपको बतानी है। आगे आ जाता है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए लाइन फिर से अगेन आपको जो है कविता में से आपकी एक लाइन जो है वो ली गई है। देखिए, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, ठीक है, धुली धूसर तुम्हारे यह गीत। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो प्रश्न जो है वो आपसे पूछा गया है कि जलजात कहाँ खिल रहा है, झोंपड़ी में। तो ये अभी यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है ये एक लाइन है, ये 2 या 3 लाइन होंगी। उससे बाद उसके साथ रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आंखें फेरने की बात क्या है और मृतक में जान का आश्रय क्या है। तो आपका जो जितने भी इस मतलब कविता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो किसी भी आपकी कविता का कोई भी 2 या 4 पंक्तियाँ लेकर और उनको देकर फिर आपको उनको अच्छे से रीड करके और फिर ये इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। आगे आ जाता है गद्यांश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको गद्यांश दिया जा रहा है प्रश्न नंबर 29 में, जिसमें हमने तुम्हें वंचित नहीं किया, तुमने अपने आप को वंचित किया है। और आगे भी इसकी लाइनें दी जाएंगी आपको। तो इस गद्यांश में यानी इस पैराग्राफ में ये कविता नहीं है, ये आपके किसी पाठ में से कुछ जो है पंक्तियाँ, कुछ जो है लाइनें उठाई गई हैं, ठीक है, वार्तालाप उठाई गई है और उसमें से आपको ये पूछा मतलब देखा जाएगा और फिर आपको इसको रीड करके आपको ये बताना है। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, उदाहरण दी गई है और पंक्तियाँ और लाइनें जो है वो आपके पाठ पुस्तक में से ही, आपके पुस्तक में जितने भी पाठ है उसी में से ली जाएगी। तो ये गद्यांश देखिए इसकी व्याख्या कैसे कर रखी है कि ये गद्यांश व्यक्ति की आत्मवंचना को दर्शाता है। लेखक कहता है कि समाज में किसी को वंचित नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति स्वयं अपनी थकान, उम्र और चेतना और दुर्बलता से वंचित हुआ है। तो इस तरह से आपको लाइनों को पढ़ के और उसका आंसर देना है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 30। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देना है। पहला प्रश्न है, चीफ की दावत में मध्यवर्गीय मानसिकता की अभिव्यक्ति कैसे हुई है। तो उसका आंसर आपको बताना है। फिर सेकंड क्वेश्चन पर जाता है कि कुटुज में लेखक स्वार्थ के लिए जीने का खंडन कैसे करता है। तो लेखक जो है कुटुज वृक्ष को वैराग्य और आत्मबल का प्रतीक मानता है और वो कहता है कि मन को वश में रखकर जीना ही सच्चा जीवन है। स्वार्थ के लिए ही जीना व्यक्ति को परवश बना देता है। आगे है प्रश्न नंबर 3, पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ में व्यवृद्धों की स्थितियों को कैसे व्यंग किया गया है। तो यहाँ पर व्यवृद्धों को मंदिर में देवता बनाकर बिठा दिया गया है, लेकिन उनकी इच्छाओं और ज़रूरतों को अनदेखी होती है। यह दिखाता है कि समाज उन्हें सम्मान नहीं, केवल प्रीतात्मक स्थान जो है वो देता है। तो पीढ़ियाँ और गिट्टियों में से जो बुजुर्ग हैं उनसे ये एक एग्जाम्पल ली गई है, क्वेश्चन पूछा गया कि व्यंग पूछा गया है कि कैसे किया गया है। ओके, फिर से प्रश्न नंबर 31 में देखिए यहाँ पे गद्यांश आधारित प्रश्न आ रहे हैं। तो गद्यांश आपको यहाँ दिया गया है, ठीक है, और गद्यांश आपको रीड करके और फिर नीचे उनसे अनसीन पैसेज जो होता है उसमें से आपको जो है अपना आंसर निकालना। पर ये अनसीन पैसेज नहीं होगा, ये गद्यांश आधारित आपके ही पाठ पुस्तक में से लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 32 में, कुटुज पाठ में मन पर नियंत्रण क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कुटुज पाठ में मन पर नियंत्रण में आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है कि कुटुज पाठ में लेखक के मन पर नियंत्रण को जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया गया है। मन को वश में रखने वाला व्यक्ति ही सच्चा वैरागी होता है। लेखक कुटुज वृक्ष को उदाहरण बनाकर कहता है कि वह शुष्क वातावरण में भी हरा भरा रहता है, जैसे राजा जनक भोगों में रहते हुए भी निर्बलता पर और मन पर नियंत्रण आत्मबल प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है कुटुज पाठ में से पूछा गया। अगला क्वेश्चन जो है सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है,
तो स्टूडेंट्स देखिए, आप बार बार जो चैप्टर रिपीट हो रहे हैं, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान है, अंडमान डायरी है और यहाँ पे कुटुज है, इन पार्ट को आप अच्छे तरह से स्टडी करके जाइएगा, अच्छे तरह से इनकी प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से ही पूछे जाते हैं। अगला आ जाता है अंडमान डायरी में से आपका प्रश्न, ठीक है, जिसमें से अंडमान डायरी पार्ट में स्वतंत्रता संग्राम का चित्रण कैसे किया गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको आंसर देने के बाद आप नीचे आ जाते हैं, व्याकरण संबंधी प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं कि व्याकरण के मतलब पूछी जा रही है, जिसमें आपसे विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं कि विकास का विलोम शब्द क्या है। तो विकास का विलोम शब्द है अवनति और विदेशी का विलोम शब्द है स्वदेशी। आगे है उपसर्ग और प्रत्यय अलग करने हैं आपको, जैसे कि पहला है तीव्रता, तो तीव्रता का जो प्रत्यय बनेगा वो है तीव्र अलग और ता अलग, और उपसर्ग बनाना है सुदृढ़ का, तो सु अलग और दृढ़ अलग हो जाता है। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। यहाँ पर आपको एक लाइन दे दी गई है, वाक्य दे दिया गया है कि हाथ डर के मारे मेरे प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है, हाय डर के मारे। तो हाय के बाद आपको यहाँ पे पुनर्विराम लगा के उसके बाद वाक्य को ख़त्म करके जो हम लोग, जैसे अगर मान लीजिए कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको क्वेश्चन मार्क पीछे लगाना है, और अगर सिंपल है तो आपको जो है वहीं पे स्टॉप कर देना है। तो इस तरह से विराम चिन्ह आपको लगाने हैं। यहाँ पर देखिए वाक्य को शुद्ध करके लिखने के लिए बोला गया है ग्रामर में, विलोम शब्द में ग्रामर में आपकी, जिसमें आपसे व्याकरण में पूछा जा रहा है कि रामू को काट कर फल खिला दो, ठीक है। तो इसको सीधा लिखना है, आपको शुद्ध करके लिखना है, रामू को फल काट कर खिला दो। इस तरह से एग्जाम्पल आपको सामने दी गई है। आगे है वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाइए। देखिए यहाँ पे दो वाक्यों के बीच में आप देख रहे हैं कि चिन्ह लगा हुआ है, ये चिन्ह आपने हटाना है कि एक रात की बात है मेरे घर चोर आए, एक रात मेरे घर चोर आए। तो इस तरह से आपको वाक्यों को संयुक्त वाक्य बनाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। श्रीमती यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वो आपको सही लिखना है। रुपया यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो उसको भी आप लोग सही करना। देखिए यहाँ पे र में यहाँ पे आप साफ दे सकते हैं। और आमतौर पे ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हम नहीं पहचान पाते हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है कि र शब्द में यहाँ पे जो मात्रा लगी हुई है, र के पैर में बड़ी यू की मात्रा, वो थोड़ी सी गलत लगी हुई है, उसकी वजह से पूरा ये शब्द जो है ये गलत पढ़ा जाएगा। ओके, आगे है निम्नलिखित वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। मैं चल नहीं सकता या मुझसे चला नहीं जाता, ये इसका सही आंसर रहेगा। फिर आ जाता है आपका लेखन कार्य, अनुच्छेद लेखन। यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपको लगभग 100 शब्दों में आपका लेखा जो है आपको अनुच्छेद लिखना है। ओके, उसके बाद है रिपोर्ट लेखन, जिसमें कि प्रश्न है कि विद्यालय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी पर आपको एक नोटिस लिखना है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है। और ये देखिए उत्तर भी यहाँ पर दे रखा है कि किस तरह से आपको विज्ञान प्रदर्शनी, ठीक है, पहले बताना है कि किस टॉपिक पर है, फिर डेट डालनी है, दिनांक डालना है, कहाँ पर है वो स्थान डालना है, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है राजकीय इंटर कॉलोनी दिल्ली, कॉलेज दिल्ली। ओके, उसके बाद यहाँ पे नोटिस जो भी रिपोर्ट है वो यहाँ पर दे रखी है, और आपकी व्याकरण की बुक में भी ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन्हें अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा, किस तरह से आपको शब्दों का प्रयोग करना है ये भी आपने देखना है। फीचर लेखन में संयुक्त परिवार पर एक फीचर लेख आपको लिखना है कि किस तरह से संयुक्त परिवार होता है। तो इसके भी आप इसके अंक जो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करने वाले हैं उसके अंक के अकॉर्डिंग आपको ये जो है इसके शब्दों की जो है गिनती वो करनी है। पत्र लेखन आ जाता है। पत्र लेखन में आपको पत्र दिया गया कि विद्यालय पुस्तकालय की सुविधा को बढ़ाने हेतु प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। यहाँ पर आपको पत्र का आपको पता ही है कि किस तरह से पत्र को लिखना है। सेवा में प्राचार्य महोदय, राजकीय इंटर कॉलेज दिल्ली, फिर विषय लिखना है, और फिर आपको मेन जो इसकी बॉडी है वो लिखनी है। आगे है टिप्पण और प्रारूपण, ठीक है। विद्यालय में स्वच्छता अभियान पर एक टिप्पणी आपको यहाँ पर देनी है कि एक आप बताइए कि आप लोगों को अवगत करवा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको टिप्पणी यहाँ पर देनी है। ओके, यहाँ पे उद्घोषणा है, यानी कि आपको विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें आपको घोषणा करनी है। उद्घोषणा तो सभी छात्र छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में 10 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, तो इसके बारे में आपको जो है बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये भी एक नोटिस की तरह ही आपके पेपर में आ सकता है। ओके, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न के पर बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स आप इनको अच्छे से करके जाइएगा।
जो मेन पार्ट हाईलाइट हो रहे हैं इस पीडीएफ में, आप उन्हीं चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। बाकी चैप्टर्स को भी पढ़ के जाइएगा, लेकिन इन चैप्टर्स को अच्छे से आप जो है तैयारी करके जाना। पेपर पैटर्न देख लेते हैं, क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह का पेपर, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में प्रश्न पत्र आपके सामने आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वाले पेज के ऊपर इसका सेट का नंबर लिख रखा है कि सेट ए है। यहाँ पर ये देखिए आपको सेट ए मिला है, हिंदी का 301 नंबर पेपर है, कोड है इसका, और यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना है। ओके, और आगे है हमारा यहाँ पर डे और डेट, अगर परीक्षा का दिन और दिनांक, आपको यहाँ पे डेट और डे भरना है। जब मान लीजिए बुधवार को आपका अगर पेपर है तो बुधवार डालना है, और आपको साथ में साथ डेट भी डालनी है। ओके, उसके बाद निरीक्षकों के हस्ताक्षर हैं, ये वो खुद करेंगे। और यहाँ पर देखिए सामान्य अनुदेश आपको दे रखे हैं, कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, ये आपको रीड करने हैं। जैसे कि पहला है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अनुक्रमांक अवश्य लिखे, यानी कि आपको रोल नंबर जरूर लिखना है। ओके, तो दूसरा है कि कृपया प्रश्न पत्र की जांच कर लें कि प्रश्न पत्र में कुल पृष्ठों की संख्या उतनी ही है। यहाँ पर देखिए बता रखा है कि यहाँ पे 12 जो है आपके 34 क्वेश्चन हैं और 12 यहाँ पर पेजेस होंगे। तो आपको अपना क्वेश्चन पेपर लेते ही ये देख लेना है कि आपके 12 पेपर जो है शीट्स कंप्लीट हैं क्वेश्चन पेपर की, और फिर आपको पेपर जो है वो स्टार्ट करना है। कई बार मिस प्रिंटिंग की वजह से भी मतलब शीट्स जो है वो कम हो जाती है, तो आपको काउंट कर लेना, देख लेना है कि प्रश्न संख्या जो है वो 12 तक आपके पेजेस क्वेश्चन पेपर के हैं या नहीं है। ओके, और आगे दे रखा है प्रश्न नंबर 3, ये देखिए इंस्ट्रक्शन नंबर 3 में कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 4 विकल्प ABCD, कोई एक उत्तर आपको चुनना है जो, और सही उत्तर आपको अपनी उत्तर तालिका, उत्तर पुस्तिका में देना है। आगे है इंस्ट्रक्शन नंबर 4, जिसमें कि ये बताया गया कि उत्तर पुस्तिका की पहचान चिन्ह बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों पर अतिरिक्त नहीं कहीं भी अनुक्रमांक लिखने से परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जाएगा। यानी कि जहाँ पर आपको रोल नंबर डालने के लिए बोला गया है, आपको रोल नंबर वहीं पुट करना है, उसके अलावा आपको रोल नंबर कहीं भी नहीं डालना है। ओके, आगे है अपनी उत्तर पुस्तिका, जो 5 नंबर पर इंस्ट्रक्शन आपको दे रखा है कि अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र का कोड नंबर 69 में सेट 4 ही ए लिखे। यानी कि आपको अपने उत्तर पुस्तिका में बताना है कि आपको कौन सा सेट आया था। जैसे कि मैंने आपको पेपर स्टार्ट होते ही यहाँ पे बताया कि ये सेट ए है, ये सेट बी भी होता है, सी भी होता है, तो ये भी आपको वहाँ पे मेंशन करना है। ओके, तो देखिए आगे फिर इस पे बता रखा है कि समय जो है वो आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। 100 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 100 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है। 3 घंटे का आपका समय है, हिंदी कोड 301। और फिर उसके बाद इसमें इंस्ट्रक्शन फिर से निर्देश दे रखे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें 34 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न करने ज़रूरी हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक जो हैं उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्प यानी मल्टीपल आधारित हैं, और उसमें 1 नंबर आपको हर प्रश्न का मिलता है। प्रश्न नंबर संख्या 21 से 25 तक जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 3 अंक के 2 प्रश्न हैं, यानी कि आपको 3 दिए जाएंगे, आपको 2 करने हैं, और 7 अंक में 2 प्रश्न तथा 10 अंक में 1 प्रश्न है। तो निर्देश अनुसार प्रश्नों के उत्तर दें। आगे दे रखा है प्रश्न संख्या 26 से 34 तक वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, लघु उत्तरीय अंतर्गत 4 अंक के, वो हम आगे जो हैं पेपर में डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखिए इसमें लिख रखा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे। प्रश्न पत्र में आपको कोई भी आंसर नहीं लिखना है। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि अगर 2:30 बजे आपका पेपर है तो 2:15 पर आपको प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा, और प्रश्न पत्र को आपको 15 मिनट के अंदर पूरा रीड आउट कर लेना है, पूरा चेक कर लेना है कि शीट्स कंप्लीट है, क्वेश्चंस कुछ जैसे मिस प्रिंट तो नहीं हुए या कोई क्वेश्चन डबल तो नहीं प्रिंट हो गया है, वो सारा आपको रीड आउट कर लेना है। ठीक है, और फिर आपको जो है 2:15 पर आपको पेपर मिलेगा, और 2:30 बजे तक आपको ये प्रश्न जो है अपना सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता ही दिया है कि आपको ध्यानपूर्वक पढ़ के ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं ये 20 नंबर के हैं। ये देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व को अलग अलग मानने का आधार। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों की शारीरिक संरचना, दोनों की बाहरी प्रवेश, दोनों का स्वतंत्र इच्छा, दोनों के भीतर स्वतंत्र आत्मा। ठीक है, तो इनको अलग अलग मानने का अधिकार, क्योंकि इनकी शारीरिक रचना जो है वो अलग अलग है। तो जैसे इसका उत्तर सही है ए है, तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है प्रश्न संख्या 1, और इसका जो सही उत्तर है वो है
मतलब आप खाली ए भी डाल सकते हैं, ए से भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप पूरा वाक्य लिख सकते हैं तो आप वाक्य भी लिख सकते हैं, लेकिन टाइम का यहाँ पर आपको ध्यान देना है स्पेशल, कि टाइम भी कहीं मतलब ज़्यादा आप कंज्यूम ना कर लें इनको। और इसी तरह से देखिए अगला प्रश्न भी सुभद्रा कुमारी चौहान से लिया गया है। फिर उसके बाद भी तीसरा प्रश्न भी उसी चैप्टर से, फिर कुटुच जो है पाठ है आपको उसमें से 3 प्रश्न ले रखे हैं। फिर पीढ़ियाँ और गिट्टियों में से आपका 7वां और 8वां प्रश्न आ जाता है। 4 विकल्प यहाँ पर दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 9वां चीफ की दावत में से लिया गया है। 10वां जो है वो रीढ़ की हड्डी की एकांकी में से प्रश्न पूछा गया है। 11वां जो है वो अच्छे पत्र का गुण नहीं है, सरलता, संक्षिप्तता, सहजता या जटिलता पत्र के बारे में यहाँ पूछा गया है। 12वां प्रश्न मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़ा हूँ वाक्य बोलचाल में हिंदी की भाषा कि किस प्रयुक्त क्षेत्र से के अंतर्गत आता है, तो ये आपको बताना है कि ये कौन सी हिंदी है। ओके, ये बम्बैया हिंदी है, दिल्ली की हिंदी है, हैदराबाद की हिंदी है, ये एंग्लो हिंदी है। तो ये आपको इसका जो है मेन जो इसका वो बताना है कि ये वाक्य बोलचाल कहाँ से आता है। इसी तरह से 13वां 14वां प्रश्न, 15वां 16वां और इसी ऐसे करके आपको 20 प्रश्न जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 21 यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये निम्नलिखित प्रश्नों में से सही गलत के आपको उत्तर दे रहे हैं, यानी ट्रू फॉल्स यहाँ पर आ गया है। ये 3 नंबर के हैं, तो अगर आपने तीनों सही करे तो ये 3 नंबर आपके यहाँ पर सिक्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 22, जिसमें कि प्रश्न के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको देने हैं। तो यहाँ पर भी ये आपका जो है ये 3 नंबर का आपका प्रश्न बन रहा है। ये देखिए अगर आपने तीनों सही दिए तो 3 नंबर आपको एक वाक्य में इसका आंसर आपको देना है। जैसे कि पहला प्रश्न है रीढ़ की हड्डी एकांकी में समाज की किस समस्या को प्रस्तुत किया गया है। पाठ आपने पढ़ा हुआ है तो उसमें आपको पता होगा कि समाज में बेरोजगारी की समस्या का या गरीबी की समस्या का, तो सिर्फ आप खाली जैसे बेरोजगारी या गरीबी भी अकेला अकेला शब्द वाक्य जो है वो लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा गद्यांश। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको ये गद्यांश पढ़ना है। और नीचे दिए गए 1 2 3 4 क्वेश्चंस के आपको 5 6 ठीक है 7 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और ये आपका टोटल रहने वाला है 7 नंबर का। तो 7 प्रश्न गद्यांश देखिए आपके सामने है, कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी आपको नहीं आनी चाहिए। सिर्फ आपको ये गद्यांश को रीड करना है और आप यहाँ पर अपने 7 नंबर को सिक्योर कर लेते हैं। ओके, आगे फिर उसी तरह से 7 नंबर का ही आपको जो है वो काव्यांश दिया जा रहा है। ठीक है, कि काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको, किस कविता में से ये लिया गया है, आप ही की पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है, और इसमें से पढ़ के ही नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ओके, तो ये भी 7 प्रश्न है, और 7 के अगर उत्तर सही हुए तो 7 नंबर आप यहाँ पर सिक्योर कर लेते हैं। आगे है 25 नंबर पर निम्नलिखित व्याकरण संबंधी यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि विलोम शब्द है, उपसर्ग प्रत्यय अलग करने हैं, विराम चिन्ह लगाना है, वाक्यों को जोड़कर बनाना है, आपको सरल वाक्य बनाना है। ठीक है, और फिर निम्नलिखित में जो है कर्मवाचक में बदलिए, ये आपको देखना है। और ये ग्रामर कुल मिलाकर जो है आपकी यहाँ पर 10 नंबर की हो रही है। तो 10 नंबर की अगर आपने व्याकरण जो है वो सही कर ली तो आपके यहाँ पर आप 10 नंबर अपने और जो है वो सिक्योर कर लेते हैं। ओके, तो आगे देख लेते हैं हम हमारा प्रश्न नंबर 26। तो प्रश्न नंबर 26 में आपको प्रश्न उत्तर दिए पूछे जा रहे हैं, जो कि आपकी पाठ्यपुस्तिका में से हैं। और इनमें से 3 प्रश्न आपके देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, और कोई भी 2 आपको करने हैं, और ये आपका रहेगा 3 नंबर का एक प्रश्न जो, और अगर आप 2 करेंगे तो ये 6 नंबर आपके यहाँ पर बन जाते हैं। 50 से 60 शब्द करने हैं, तो शब्दों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ना बहुत ज़्यादा आपको लिखने हैं ना ही बहुत कम लिखने हैं। आगे प्रश्न नंबर 27 पर यहाँ पर काव्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। एक ये रहा और दूसरा ये रहा, तो दोनों में से जो आपको इजी लगे, जो आपको आता हो, उसको आपको रीड करके उसका सप्रसंग व्याख्या प्रसंग भी करना है और व्याख्या भी करनी है। फिर देखिए नीचे लिखे काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रश्न नंबर 28 5 नंबर का ये आपका रहेगा, और इस काव्यांश को आपको पढ़ के नीचे दिए गए इसी में से पूछे जा रहे हैं प्रश्न, उनके उत्तर आपको देने हैं। ओके, फिर गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रश्न नंबर 29 जो कि आपका 5 नंबर का रहने वाला है। ओके, गद्यांश आप पढ़िए और उसके बाद इसी से रिलेटेड जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं
उनका आपको उत्तर देना है। ओके, प्रश्न नंबर 30 गद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, जो कि आपका 4 नंबर का रहने वाला है। ओके, उसके बाद देखिए आ जाता है, इसमें आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, तो दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। फिर आपकी पाठ्य पुस्तिका में से आपको प्रश्न नंबर 31 में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिनका जो आपको 2 करने हैं, ये 3 नंबर के रहेंगे। तो जो 2 आपको इजी लगते हैं, अच्छे तरीके से आते हैं, आप उनको कर लीजिए। प्रश्न नंबर 32 पर यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं, और ये 3 + 3 6 नंबर का आपका ये जो है सेक्शन रहने वाला है। ओके, प्रश्न नंबर 33 देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। और ये भी आपकी व्याकरण में से लिया गया है, और 6 नंबर का आपका ये वाला सेक्शन प्रश्न नंबर 33 रहने वाला है। प्रश्न नंबर 34 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको जो है 80 से 100 शब्दों में लिखने हैं। ओके, तो जैसे कि विकास कार्यक्रमों में प्रचार और प्रसार के संचार में संचार माध्यमों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, या संचार के मुद्रित माध्यम कौन से हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली बर्फबारी को आधार बनाकर एक समाचार पत्र लिखिए। तो ये प्रश्न नंबर 34 में भी आपको जो है 4-4 नंबर के रहेंगे, तो शब्दों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, 80 से 100 हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आपका पेपर आने वाला है। सो स्टूडेंट्स, होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ओके, डू सब्सक्राइब कौशल क्लासेस चैनल। कौशल क्लासेस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।